आज मैं लेकर आई हूँ सुषमा गुप्ता जी द्वारा लिखित तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम कहानी संग्रह से एक कहानी। सुषमा गुप्ता जी एक मनोवैज्ञानिक रचनाकार हैं जो मन के भावों को उकेरती नहीं उनकी कसीदाकारी करती हैं। सह और मात, ये कहानी दो ऐसी 13 साल की लड़कियों की कहानी है जिन्होंने लड़की होने के दर्द को इस कदर झेला कि उनकी पूरी जिंदगी ही दर्द बनकर रह गई। तो चलिए सुनते हैं कहानी शह और मात। उन सब चमगादड़ के मुंह वालों के पास गिद्ध की चोंच थी। मैं चौंक कर उठ गई। दिल्ली में जनवरी की ठंड में भी पसीने से नहाई। ये भयानक सपने क्यों आते हैं बार बार मुझे? जानवर जैसे दिखने वाले ये कौन लोग हैं? मैंने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया। सांस संयत करने की जद्दोजहद में अचानक एक चेहरा आँख के आगे कौंध गया। मुझे याद आया, 2 हफ्ते से उससे मिली नहीं हूँ। पिछली दफ़ा उसकी लाल फूलों वाली काली डायरी भी मेरे सामान में आ गई। वह भी तो लौटानी है। मैं अक्सर शाम को ऑफिस के बाद उस उदास औरत के घर चली जाया करती थी। कभी कभी जब मुझे उसके सिर के पिछले हिस्से पर खिचड़ी नुमा रूखे झाड़ू के तिनकों सरीखे बालों को देखकर एहसास होता कि वह बिस्तर से उठने में बिल्कुल असमर्थ है। तभी वह बूढ़ी होती औरत अचानक से जवान फुर्तीली बिल्ली बन मुझे रसोई में बर्तन खटखटाती हुई सुनाई देने लगती। वह अजीज है, शायद इसलिए भी कि हम दोनों को एक गंभीर बीमारी है जो एक दूसरे की पूरक बन रही है। मुझे सब भूल जाने की और उसे कुछ भी न भूल पाने की। कभी कभी मैं उसका होना भी भूल जाती और हफ्तों उससे मिलने न जाती। बहुत दिनों के बाद होने वाली मुलाकात के शुरुआती लम्हे हमेशा मुश्किल होते, जैसे वह मेरी कोई प्रेमिका है। वह बिल्कुल वैसे ही चेहरा बना लेती। चेहरा तो सब कुछ बिना बोले कहता, वही सब जो मैंने हमेशा कहना चाहा अपने उस प्रेमी को, जिसको कभी शब्द तक समझ नहीं आते थे। इसीलिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। वह सुंदर बूढ़ी होती बीमार उदास औरत अक्सर मुझे कहानियाँ सुनाती थी, रिश्तों में फरेब वाली। कहानियाँ सुनाना कोई ख़ास बात ना थी। ख़ास था मेरा वहाँ अक्सर रुमाल, पेंसिल, चश्मा, नोटबुक भूल जाना। पर वह कभी न भूलती, न ही वह कभी देर करती थी। मैं कार का दरवाज़ा खोल भर पाती और वह दूसरे दरवाजे की तरफ खड़ी होती, हाथ में छूटा हुआ सामान पकड़े और आंखों में उल्हाना लिए भुलक्कड़। छूटी हुई हर चीज़ काश कभी कोई पकड़ा जाया करता तो कितना अच्छा होता, है ना? ऐसा सोचते हुए मैं कार आगे बढ़ा दिया करती। वहाँ से लौटते हुए मेरी कार की को पैसेंजर सीट खाली होती, पर मैं नहीं जानती हूँ मैं वहाँ से कभी भी अकेली नहीं आई। साथ की सीट पर कुछ अदृश्य हमेशा धंसा रहा। मैं सीट पर किसी के बैठने से पड़ने वाला दबाव कम ज़्यादा होते अक्सर देखती, पर चुप रहती। हालांकि मुझे इस बात के होने से डरना चाहिए, पर कभी डर जैसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। लगता कि कोई अपना ही साथ है। कार में एक और चीज़ भी होती, मोगरे की गंध। एक रोज़ वहाँ से लौटते हुए मुझे लगा उस गंध के साथ घुली है शराब की तीखी और लगभग असहनीय गंध। शराब जिससे मुझे बेइंतहा नफ़रत है, पर मैं तब भी चुप रही।
बीतते साल के साथ बीत चुके प्रेम और प्रेमी ने भेजी अपनी एक तस्वीर, शराब का ग्लास हाथ में पकड़े हुए। मैंने उस तस्वीर को देखने के बाद सो जाना ही ठीक समझा कि अतीत का बोझ उठाई हुई पलकें टूटने के कगार पर थीं। खुली पुतली में अतीत के अक्स रक्स कर भयभीत करें, उससे पहले 4 नींद की गोली ढांप लेनी चाहिए। मैंने भी वही किया। उस रात मैंने सपने में एक जोड़ी मोहक गुलाबी होठ देखी। मुझको बहुत थकान हो चली थी। मैंने बैग पैक कंधे से उतारा और इधर उधर नज़रें दौड़ाई। थोड़ा बड़ा, थोड़ा काला, थोड़ा काई जमा हुआ पत्थर नजर आया पीपल के पेड़ तले, और कोई विकल्प न देख मैंने वहीं बैठना चुन लिया। उस लंबी सड़क पर बस एक वही पीपल का पेड़ था। सुना है काफ़ी साल पहले यह एक इकलौती कच्ची पगडंडी थी जो गांव को बाहर की दुनिया से जोड़ती थी। दिल्ली से कोई 70 किलोमीटर दूर मेवात का यह इलाका आज भी कोई खास तरक्की नहीं कर पाया है। यहाँ के सरकारी स्कूल से यौन शोषण की कुछ दबी छुपी फुसफुसाहट उठती थी। उन्हीं खबरों की सच्चाई जानने के लिए मैं अपने चैनल की तरफ से आई थी। लोग कैमरा वगैरह तामझाम देखकर हिचकते हैं, इसीलिए मैं पहले अकेले ही आई कि बच्चियाँ खुलकर बात कर पाएँ मुझसे। धूप तेज हो रही थी। चौंधियाती धूप इतनी तेज थी कि साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस वीराना और उस वीराने के बीच में जाती हुई वह पगडंडी। हालांकि मैं इस इलाके में पहली बार आई थी, बावजूद इसके यह जगह मुझे काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। अचानक लगा कि मुझे कोई परछाई दिखी। मैंने आंख उठाकर देखा। थके कदमों से एक आकृति चली आ रही है। उस धूल उठाती पगडंडी पर उसकी उधड़ी हुई पीठ पर किसी नुकीली धारदार चीज़ से गोदे गए थे कुछ नाम, जिसमें से लहू की लकीरें बहती हुई शायद उसके बीते सफ़र की कहानी कह रही थी। मैंने बहुत ध्यान से देखा तो पाया उसके शरीर पर सिर नहीं था। बिना सिर का धड़। मैं सिहर उठी। उस धड़ के कंधे भी लगभग टूटे हुए थे। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मुझे कहीं नज़र न आया धड़ का सिर। मेरे जेहन में फिर कुछ बिजली सा कौंधा। एक सिर अतीत में पड़ा हुआ था, कुछ लोगों की ठोकरों में। एक धड़ जो खुद सिर उतार कर रख रहा था उन कदमों में, शायद कुछ बेमानी रिश्ते बचाने के लिए। कहीं एक आवाज़ गूंजी मेरे अंदर। मैं सब कुछ सही सही कहना चाहती थी, इसके बावजूद हुआ सब कुछ गलत गलत। यह किसकी आवाज़ मेरे जेहन में बज रही है? कितना जाना पहचाना सा है ये लहजा। तू कल कहाँ थी? वह दिल्ली वाले मामा आए थे तो छुट्टी कर ली? माँ ने स्कूल आने ही नहीं दिया, बोली मामा की पसंद का सब बनाने में मदद कर। यह तेरा मामा तो रोज ही आया रहता है, पता है तुझे? रात भर बेचैनी रही, सो भी नहीं पाई। कहते कहते बाला बिंदु की गोद में सिर रखकर लेट गई। स्कूल के बाद दोनों अक्सर रास्ते में पड़ने वाले इकलौते घने पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ताने रुक जाती थीं। इस लंबे सुनसान पगडंडी वाले रास्ते से जाना कोई शगल न था, अपित मजबूरी थी उनकी। एक कायस्थ, एक शुद्ध ब्राह्मण। ऐसी गहरी सहेलियां कैसे हो सकती हैं? गांव में बवाल न खड़ा हो जाए। क्यों नहीं सो पाई तू? बिंदु ने फिक्र भरी आवाज में पूछा और बस्ते से मोगरे के फूल की लड़ी निकाल बाला के बालों में लगाने लगी। बिंदु के आंगन में मोगरे का पेड़ है और बाला मोगरे की खुशबू की बेहद दीवानी। अरे, मैंने माँ को भी बताना चाहा, पर उन्होंने बात पूरी सुने बिना ही डांटना शुरू कर दिया कि ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात बोली तू बाला?
कल से मेरी छातियों में बहुत दर्द है, अजीब सी अकड़न। माँ को कहा तो एकदम डपट दी, बोली, चुप रह बेलखनी, यह कहने की बात नहीं होती। सबके साथ होता है, सहना सीखो। तेरे साथ भी होता है क्या ऐसा बिंदु? बाला ने कौतूहल से पूछा। बिंदु के जेहन में दिल्ली वाले मामा के सख्त हाथ कौंध गए। वह सिहर सिहर उठी। उसके शरीर की कंपन पल भर में ही महसूस कर ली बाला ने। क्या हुआ री? अचानक से वह गोद से उठ सीधी बैठ गई। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सहमी बिंदु ने सिर झुका लिया। पिछले साल जब पहली बार उसको ऐसा दर्द महसूस हुआ था, तब माँ को बताने उसके कमरे में गई थी। वहाँ मामा सोए थे। यूँ तो कुछ सालों से उसकी माँ नीचे वाले कमरे में ही सोती थी कि बगल वाले कमरे में बूढ़ी अम्मा को रात बेरात पेशाब जाने को माँ का सहारा चाहिए होता। पर जब बिल्लू मामा आते, माँ ऊपर वाले कमरे में पिताजी के पास सोने चली जाती। उसकी अम्मा का ध्यान बिल्लू मामा रख लेते थे और पिताजी खुश होकर उन्हें बार बार कुछ न कुछ देकर भेजते। बिल्लू मामा माँ की मौसी के लड़के हैं। उनका अपने परिवार में कोई न बचा था। बिंदु की माँ को ही अपना सब कुछ मानते थे। शहर में काम से जब भी छुट्टी मिलती, वह गांव में उन्हीं के घर चले आते। उस रात बिंदु को असहनीय पीड़ा होने लगी। भाई नंदू तो बहुत छोटा था, उसे क्या कहती। दर्द बर्दाश्त न हुआ तो माँ को बताने गई। वहाँ बिल्लू मामा को देख याद आया कि माँ तो पिताजी के पास ऊपर होंगी। जब भी माँ पिताजी के पास सोने जाती, नीचे से कोई अगर माँ को आवाज़ दे दे तो पिताजी बेहद आग बबूला हो जाते। उनको अपनी नींद में खलक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यही सोचकर उसने माँ को आवाज़ न दी और निराश होकर वापस लौटने लगी। तभी मामा ने पीछे से आवाज़ दी, क्या हुआ रे बिंदु? कुछ नहीं मामा, बस माँ को कुछ बताने आई थी। याद न रहा? वह तो ऊपर सोई है। क्या बताना था और तेरा चेहरा क्यों उतरा है? वह किताब पढ़ रहे थे। किताब साइड रख उनके पास आ गए। वह बिल्लू मामा के इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ने से बहुत प्रभावित भी थी। उसने अक्सर पिताजी को भी उनसे सलाह मशवरा करते देखा था। मामा शहर की कचहरी में कुछ काम करते थे। उन्होंने फिर पूछा, अरे बता ना, क्या हुआ? उन्होंने माथे पर, फिर गले पर हथेली की उल्टी तरफ से छुआ कर देखा। बुखार तो न लग रहा। वह असमंजस में थी कि मामा को बोले कि नहीं, पर माँ हमेशा कहती, मामा तो डबल माँ होते हैं। माँ की यह बात याद आते ही वह मासूम तपाक से कह उठी, मेरी छातियों में दर्द हो रहा है, गांठ लग गई हो जैसे। मामा हैरानी से उसके सीने की तरफ देखने लगे। कुछ देर खड़े रहे, फिर कुछ सोचकर बाहर को जाने के दरवाजे पर साकल चढ़ा दी। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं छोरी, आ मेरे पास आ, जरा सी देर में दूर कर दूंगा सब दर्द। बस आवाज़ न करियो कोई। वह कुछ समझती इससे पहले ही मामा ने बत्ती भी बुझा दी। हल्की रोशनी में अपने पास बैठा लिया और बोले, मालिश करूँगा फिर एकदम ठीक हो जाएगी। वह दिन और आज का दिन मामा तब से हर महीने याद धमकते हैं। बिंदु सिर झुकाए अपनी ही सोच में गुम थी कि बाला को क्या भी बताए कि मेरी छातियाँ तो हमेशा ही दुखती रहती हैं। अब उस पहली रात ही जब मामा के हाथ सारे शरीर पर, वह चीखना चाहती थी, पर उन्होंने कस के मुंह दबा दिया था। बोले थे, तुम्हारे पिताजी पहले ही तुम्हारे पढ़ाई के खिलाफ हैं। जो तुम बताओगी ऐसे वाले दर्द भी होने लगे हैं तो पढ़ाई छुड़ाकर घर बैठा देंगे और फिर जल्दी ब्याह भी देंगे। यह बात सुनकर वह कितना सहम गई थी। उसे स्कूल जाना है, पढ़ना है और बाला के साथ होना बहुत प्रिय था। वह पढ़ाई बिल्कुल न छोड़ना चाहती थी। उसने दबी जुबान में तब पूछा भी था मामा से, ऐसे वाले दर्द से क्या मतलब है आपका? बोले कि अरे ये लुगाइयों वाले दर्द होते हैं। इसका मतलब होता है छोरी ब्याह लायक हो गई है। मैं ऐसा इलाज करूँगा कि बहुत साल किसी को पता भी न चलेगा कि तुझे कोई परेशानी है
और तू भी किसी को मत बताइयो, माँ तक को भी नहीं। तब से यही सब चल रहा है। वह किसी को कुछ न बता पाई, ना ही कभी यह दर्द कम हुआ। हालांकि समय बीतते हुए समझ में आ गया था कि मामा उसके साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसकी दहशत उसके मन में इतना घर कर गई थी कि उसे किसी से कुछ भी ना कहा गया, यहाँ तक कि अपने सबसे प्रिय सहेली तक को नहीं कह पाई। माँ तो खैर हमेशा से एक सख्त माँ ही रही। जिस दिन शहर से कुछ दीदियों ने आकर स्कूल में यौन शोषण वाली लघु नाटिका की थी, उस दिन तो वह घर आकर बहुत फूट फूट कर रोई थी। वह पूरी तरह समझ चुकी थी मामा की गंदी नीयत, परंतु पढ़ाई छूट जाने के डर से चुप ही रही। बिंदु को यूं खोई खोई डरी सहमी सोच में डूबी देख बाला ने उसको झिंझकोरा। क्या हुआ बिंदु, ऐसे कांप क्यों रही है और रो रही है तू तो? बाला बिंदु की डबडबाई आंखें देख बेचैन हो उठी। यकायक बिंदु ने बाला को सीने से चिपटा लिया और हिचक हिचक कर रोने लगी। बाला स्तब्ध। उसने बिंदु को ऐसे रोते पहले कभी नहीं देखा था। वह उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अरे पगली, तू ऐसे क्यों रोती है? ऐसा भी कोई दर्द नहीं है जो तू ऐसे घबरा रही है। बिंदु से अलग हो आंसू पोंछते हुए बोली, बाला, ध्यान से सुन मेरी बात। अपने इस दर्द के लिए किसी भी आदमी या लड़के से बात ना करना। कोई कुछ भी इलाज करने को कहे मत मानना। कोई कहे कि सहला कर या मालिश से सही कर देगा तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना, बल्कि ऐसा कहने वाले के मुंह पर थूक दियो और उससे कभी ना मिलियो। यह सब कहते कहते बिंदु बुरी तरह से कांप रही थी। क्रोध का अतिरेक, भावनाओं का तूफान उसके पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा था। बाला हैरानी से उसको एकटक देख रही थी। उसने एकदम से अपने हाथों में बिंदु के हाथों को लिया, बेहद प्रेम से उसको दबाया। पर तू इस तरह क्यों बात कर रही है? यानी कि तेरे साथ दर्द सही करने के नाम पर किसी ने कुछ किया क्या? बता मुझे क्या हुआ है। वह अधीर हो उठी। बिंदु ने हाथ छुड़ा दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया और फफक फफक कर रोती रही। 13 साल की 2 बच्चियां, जैसे भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा, सहमी, हिरनी सी उस पगडंडी पर अपनी किस्मत का लिखा समझने की जद्दोजहद में लगी थी। लड़की की जात में जन्म लेने का अपना दर्द साझा कर रही हूँ जैसे। मैंने कल उस कमीने मामा को वह सब कह दिया जो तूने बोला था कहने को। कह दिया कि मुझसे दूर रहे, वरना इस बार शहर से जब वह लघु नाटिका वाली दीदी आएंगी तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। दीदी ने बताया था यह सब करना कितना बड़ा अपराध है। मैंने यह भी कहा कि अब तुम भी मेरे साथ हैं, हम दोनों मिलकर उसकी सब करतूत बता देंगे। फिर वह डरा होगा ना? एक बार तो मुझे लगा कि वह डरा, पर कल रात तो उसने हद कर दी। मैंने बहुत कोशिश की छूटने की, चीखने की, पर कुछ न कर पाई। उसके काटने के जख्म बन गए हैं सीने पर। उसने कल खूब शराब पी रखी थी। पता है, उसके पास एक कैमरा भी था। उसने मेरी बिना कपड़ों के तस्वीर ले ली। बोला, जा, तेरे से अब जो होता है कर ले, मैं भी पूरे गांव में ये तस्वीरें लगा दूंगा। बिंदु के रोने में ऐसी तड़प थी कि किसी का भी दिल रो जाए, बरसते वह इंसान हो, राक्षस नहीं। बाला भी रोने लगी बिंदु की हालत देखकर। उसने इतना कुछ किया, घर में किसी की नींद न खुली।
माँ पिताजी नंदू को लेकर 2 दिन को शहर गए हैं। अम्मा तो वैसे ही कुछ नहीं सुनती। मैंने कितना कहा कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तो माँ बोली अकेली कहाँ है, मामा और अम्मा हैं तो। माँ कभी कोई मेरी बात समझती ही नहीं है। बिंदु की कराहती आवाज़ में शरीर की पीड़ा ज़्यादा थी कि मन की, यह अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। बाला ने आगे बढ़कर उसको गले लगाया तो वह दर्द से चीख पड़ी। बाला सहम कर पीछे हट गई। जख्मों में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बच्चियों का छोटा नन्हा सहमा सा मन। बाला रोते रोते बोली, मेरे घुटने पर जब चोट लगती थी तो माँ ने एक ट्यूब दी थी लगाने को। पापा शहर से लाए थे। बहुत आराम पड़ता है उससे जख्मों पर। बस्ते में ही है, कुर्ता उतार, मैं लगा देती हूँ। यहाँ कहाँ जगह है यह सब करने की? बनियाइन भी तो खोलनी पड़ेगी। चल पेड़ के पीछे उस तरफ चलते हैं। वैसे भी इस रास्ते पर कोई नहीं आता है। पर उस रोज़ वहाँ कोई और भी था जो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। आया तो था धमकाने या मारने, पर एक की नग्न छाती पर दूसरी के हाथ देख उसने अपना निर्णय पल भर में ही बदल दिया। बिंदु कायस्थों की छोरी थी। उसका सिर काट के धड़ इसी पीपल पर टंगा गया था। बाला ब्राह्मणों के उच्च कुल की धनाढ़ परिवार से उसे मार पीट कर हमेशा के लिए मौसी के घर भेज दिया गया। न पेशी न सुनवाई वाली गांव की गुंडा पंचायत के हाथ में वो पोस्टर थे जो एक सुबह अचानक गांव की दीवारों पर लगे मिले। एक की नग्न छाती पर दूसरी के हाथ। फैसला तुरंत ही हो गया। कायस्थों की छोरी नीच है। अपनी गंदी चुप्पा शांत करने को ब्राह्मणों की लड़की बरगला कर घिनौने काम करा रही। क्या वह कंधे टूटा धड़ मेरा है? क्या मेरे अपने बाप ने मेरे कटे सिर में ठोकर दे मारी थी? वह मेरी माँ थी जिसने सामाजिक बहिष्कार के डर से एक शब्द ना बोला था। यह सब क्या कौंध रहा है मेरे जेहन में? सिर दोनों हाथों से थाम लिया मैंने। वह रील अब भी चल रही थी अवचेतन में। बाला का सच कोई नहीं सुन रहा था। उसे बहुत मारा जा रहा था। बाला कौन है यह बाला? कहाँ होगी अब? क्या हुआ उसका? मेरे दिमाग में एक साथ हजारों बल्ब झनाक से फूट रहे थे। कोई चेहरा दिखने लगा फिर धुंधला जाता। पागल सी हालत में मैं घुटनों के बल जमीन पर थी। बाला, ओह बाला, मैं तड़फ रही थी। यकायक जेहन में खिचड़ी नुमा बाल घूमने लगे। मैं झटके से सीधी बैठ गई। क्या वह बाला है? उफ, यह सब मैं क्या सोचे जा रही हूँ? यह पक्का उसी डायरी का असर है जो उस बुढ़िया ने मेरे सामान के साथ गलती से मुझे पकड़ा दी और मैं रात भर पढ़ती रही। अजीब सी बदहवासी मुझ पर तारी हो रही थी। जाने क्या हुआ कि मैं अचानक उठी और गांव के स्कूल की तरफ जाने की बजाय मेरे पैर उस बुढ़िया के घर की तरफ उठ गए। वह खिचड़ी नुमा बाल वाली बुढ़िया नींद से हड़बड़ा कर उठ गई। अपने जीवन का यह सारा कड़वा सच उसने एक डायरी में दर्ज कर रखा था। डायरी कहाँ गई मेरी? कुछ दिन पहले तो मैं पढ़ रही थी जब मानसी आई थी। मुझे यकीन है वह मेरी बिंदु ही है। पर वह डायरी कहाँ गई? कहीं मैंने उसके सामान के साथ अपनी डायरी भी तो उसे नहीं दे दी? दरवाजे पर बहुत देर से खटखट हो रही थी। उसने कपड़े संभालते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने मानसी ही खड़ी थी। अरे तू, मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। आजा, अंदर आजा। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे ही बचपन का नाम बाला है? क्या तुम्हारी बिंदु नाम की कोई सहेली थी? क्या वह सब जो उस काली डायरी में लिखा है, क्या वह सब सच है? मैं बदहवासी में एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी।
वह एक पल अवाक मुझे देखती रही, फिर बोली, अंदर आ जा, फिर बात करते हैं। यह कहकर वह अंदर की तरफ मुड़ गई और मैं उसके पीछे चल दी। चूंकि अब तुझे सब याद आ ही गया है तो अब किस नाम से बुलाऊं तुझे, बिंदु या मानसी? और क्या बताती भला, आजकल यह पुनर्जन्म की बात पर यकीन कौन करता है? उसने बेहद सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, पुनर्जन्म यह कैसे हो सकता है? ऐसी बातों में मेरा भी यकीन नहीं है, पर तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद मेरे अवचेतन में कुछ चेहरे, कुछ शब्द, कुछ लोग लगातार कौंध रहे हैं। लेकिन मैं मानसी हूँ, बिंदु नहीं। तुम क्या मुझे इतने समय से बिंदु मान रही हो? उसने कोई जवाब ना दिया। मेरी हैरानी की कोई सीमा ना थी। मेरे पास अनगिनत सवाल थे। मैंने पहले भी बहुत बार तुमसे कभी ना कुछ बताया। मैंने पहले भी बहुत बार पूछा, पर तुमने कभी नहीं बताया। तुम्हारा परिवार कहाँ है? कहाँ से हो तुम? कौन कौन था तुम्हारे घर में? अब सब लोग कहाँ हैं? वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर बहुत संयत स्वर में बोली, उस रोज़ जब तू पहली बार मिली थी वहाँ, जहाँ मैं चक्कर खाकर गिरी और तूने मुझे सहारे से उठाया था, तेरी देह की गंध से मैं चौंक गई थी। फिर लगा मेरा वहम होगा, पर जाने क्यों दिल कहता है तू बिंदु ही है। फिर तेरी हमेशा वह कुछ न कुछ भूलने की आदत। तू स्कूल की बेंच पर हमेशा ही कभी कॉपी, कभी किताब या पेंसिल रबड़ भूल जाती। बाद में मैं ही समेट कर ला रही होती, तेरा सामान भी। तूने भी कोई संबंध न होते हुए भी यहाँ आना नहीं छोड़ा। बस तुझसे मन का रिश्ता जुड़ता गया। तू भी तो जाने किस मन के वशीभूत हो एक अनजान बुढ़िया पर इतना प्यार लुटा रही थी। हाँ, मैं कभी समझ ना पाती तुमसे क्या राबता है, पर वह सब सामान भूल जाना महज एक इत्तेफाक के सिवा कुछ भी नहीं। तुमको वहम हो रहा है कि मैं बिंदु हूँ। खैर, तुम्हारा परिवार बच्चे कोई नहीं है क्या? कितनी दफ़ा पहले भी पूछा, अब तो बता दो। कैसा परिवार, कौन बच्चे? घर वालों ने त्याग दिया था। यहाँ बूढ़ी मौसी के पास पड़ी रही। एक रोज़ वह भी चल बसी। समलैंगिक होने का ठप्पा था तो कभी कोई पास फटका ही नहीं, न मैंने चाहा कि कोई हो। मैं हताशा से भर उठी। अचानक कुछ याद आया, जो इन सब का जिम्मेदार था उसका क्या हुआ? वह तेरा मामा बिल्लू मर गया हरामी। कैसे? तेरे जाने के कुछ 8 साल बाद मौसी भी नहीं रही। वह मरने से पहले यह घर मेरे नाम कर गई। अपना तो कोई बच्चा हुआ नहीं था उसका। मौसा जी तो शादी के 2 दिन बाद ही गुजर चुके थे और मौसी पर मनहूस का टैग छोड़ गए थे। मौसी कहीं शायद मेरा दर्द समझती थी, सो उन्होंने कभी मुझे कोई ताना नहीं मारा, ना ही कोई दुख दिया कभी। मैंने पढ़ना चाहा तो पढ़ाया भी। बाद में मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा खर्चा चलाने लगी। कुछ ऊपर की मंजिल से किराया आ जाता। माँ बाप बोल ही चुके थे कि मैं उनके लिए मर गई। भाई ने भी कोई सरोकार नहीं रखा। अकेले गुजर बसर हो रही थी कि एक रात तेरा वह बिल्लू मामा खूब शराब पीकर यहाँ चला आया। ट्यूशन के बच्चे अभी बस गए ही थे तो दरवाज़ा खुला था। कमबख्त सब तहकीकात करके आया था। वह जानता था मैं घर में अकेली हूँ। मैंने पहचान तो लिया ही था। इससे पहले कि उसका सर फोड़ती, उसकी वही सुअर वाली हंसी के साथ उसने तेरी वो नग्न तस्वीरें टेबल पर मेरे सामने बिखेर दी, जो उसने उस रात ली होंगी। बोला, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, यह माल खूब बढ़िया बिकेगा। तू कहे तो बेच दूँ। तेरी मरी सहेली फेमस हो जाएगी। मुझे हैरानी हुई। इसने इतने साल तक तस्वीरें संभाल रखी हैं। मैं समझ गई किसी और फेर में ही है सुअर। मैंने पूछा, चाहता क्या है? बोला,
तू अकेलेपन के दर्द से घबरा गई होगी। कोई ना है तेरा, तेरी सहेली के बदन के खूब दर्द दूर किए हैं। आ, अब तेरा भी कर दूं। मैं जाने उस पल क्या कर जाती, पर मैं चुप रही। मुश्किल से तो मौका हाथ आया था उससे बदला लेने का। फिर फिर क्या किया तुमने? बाला की आंखों में अलग सी वहसी चमक कौंध रही थी। वह मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खिंच गई। 24 की उम्र तक कोई लड़की समाज में अकेले सरवाइव कर रही है तो समझ जाना कि उसका पाला तब तक हर जात के जानवर से पड़ चुका होता है। जो भीड़ में नोच के निकल जाए उनसे भी, जो कपड़ों में हाथ घुसाकर भाग जाए उनसे भी, जो सामने गंदी अश्लील हरकतें करें उनसे भी, और जो सीधी डिमांड रख दें उनसे भी। तुमने किया क्या? पर तनाव से मेरी नसें फटी जा रही थीं। वही बता रही हूँ, मैंने मुस्कुराकर उस हरामी को कहा। तेरा और बिंदु का जो क्लेश था, उसके बावजूद यह इनकार नहीं किया जा सकता कि 40 की उम्र में भी तू लग गजब का रहा है। आ बैठ, कुछ खा ले। फिर रात अपनी ही है, यहाँ कौन सा कोई झांकता है आकर। उसको मेरी नीयत पर शक तो हुआ होगा, पर वह इतनी पिए था कि चूं चपड़ किए बिना जाने किस उम्मीद से सोफे पर पसर गया। मैंने पूछा, ये तस्वीरें अब तक संभाल रखी हैं क्या? तो कहने लगा, घर की सफाई में घर वाली को निगेटिव मिले तो सब याद आया कि गजब खजाना है यह तो, और धुलवा लिए निगेटिव। मैंने पूछा, यहाँ का पता कैसे मिला? बोला, कुछ दिन पहले तुझे बाजार में देखा था, देखते ही पहचान गया। कसम खाकर कह रहा हूँ, तेरा भरा भरा बदन देखकर नींद ना आ रही थी उस रोज से मुझे। पता किया तो मालूम पड़ा तू यहाँ अकेली है। क्या बताऊँ किस तरह से छटपटा रहा हूँ तब से। बिंदु, उसने नीचपन की सारी हदें पार कर दी थीं। यह कहकर बुढ़िया फिर से चुप हो गई। मेरी अधीरता और झुंझलाहट दोनों बढ़ रही थी। मैं खींचकर बोली, फिर क्या हुआ? क्या किया तुमने? अरे, मेरे खाते में बहुत मेडल हैं। यह कहकर वो बावरी सी हंसने लगी। उसके खिचड़ी नुमा बाल किसी सफ़ेद पंख से हवा में इधर उधर नाचने लगे। सामने का टूटा दांत और भी अजीब लगने लगा। मेडल? मतलब कुछ साल जेल का भी सुख पाया है मैंने। तो तुमने बिंदु का बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया और अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली? खून? मैंने कब कहा कि मैंने उसका खून कर दिया? मैं बुरी तरह चौंकी। फिर क्या किया तुमने? अरे, मर के तो हरामी छूट न जाता। चाहती तो मैं उसको काटना थी, पर इतनी धारदार छुरी ना थी घर में, और फिर अच्छा खासा मुष्टंडा सूअर की चर्बी वाला। कहीं मुझ पर ही भारी न पड़ जाए, यह सोचकर दूसरा इलाज किया मैंने उसका। हे भगवान, अब बता भी दो, क्या किया था? मैं अब तक बेहद बेचैन हो चुकी थी। एक दिन पहले लाई थी पूरी बोतल, सिंक के नीचे की नाली खोलने को। जब सोफे पर आंख बंद कर मेरे कपड़े उतारने के ख्वाब देखने में मग्न था, खाली कर दी सारी बोतल साले के ठीक वहीं। तेजाब! मेरी आंखों में वह खौफनाक मंजर तैर गया। एक बर्फ का तूफान मेरी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजर गया। हाँ, तेजाब, कसम से। मजा बड़ा आया था सूअर। उसके बाद तक धिनाधिन नाचा। तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? पता नहीं क्यों, पर मैं बुरी तरह रोने लगी थी। मुझे ग्लानि मार रही थी कि अगर सच में मैं बिंदु ही हूँ तो मेरी मौत ने मासूम बाला को क्या से क्या बना दिया। क्रूर? मैं क्रूर? अरे, मेरा बस चलता तो उसके छोटे छोटे टुकड़े में काट कर कुत्तों को खिलाती। हाँ, मुझे उसका दर्द से नाचना खूब भाया। पर पता है क्यों? तेरा सिर मेरे सामने काटा था उन लोगों ने।
सिर काटने के बाद भी कुछ देर धड़ फड़फड़ाता रहा था तेरा। तू जानती है वह सब देखना कैसा था? तुझे लगता है तूने सहा, सहा मैंने, वो भी जिंदगी भर। तू तो मर के छूट गई। तेरा तड़पता धड़ रोज मेरे सपने में आता। मैं सोने से ही डरने लगी थी। वह कमीना उस तेजाब कांड के बाद भी कुछ साल जी गया और कहीं शराब के नशे में गाड़ी से कुचल गया। तब जाकर नींद आने लगी मुझे। और तुझे लगता है मारा तो तुझे गया था। वह आवेश में बोले जा रही थी। गुस्से से कांपती हुई होठों के किनारे से थूक गिरने लगा। मैंने तेजी से उठकर उसे गले लगा लिया। वह बड़बड़ाते हुए कांपने लगी और कांपते हुए रोने। मैं उसको बाहों में भींचे उसका सिर थपथपाती रही। मैं सालों से बलात्कार और यौन शोषण की खबरें कवर कर रही थी। मुझे पीड़िता के साथ हुई हैवानियत हिला दिया करती थी, पर आज पहली बार मैंने जाना कि बलात्कार के बाद मार दी गई लड़कियों, औरतों के घर वालों, दोस्तों, अपनों पर क्या गुजरती होगी। खासकर तब जब यह हैवानियत उन्होंने अपनी आँख के आगे होती देखी हो। सच में कभी चैन से सो न पाते होंगे और इस देश में अपाहिज कानून के चलते इंसाफ भी तो नहीं मिल पाता। रोज़ बेबसी की मौत मरते होंगे वे। बाला की हालत बिगड़ गई थी। वह मेरी बाहों में सिसकती रही और ऐसे ही सो गई। उसे ठीक से बिस्तर में सुला मैं उसका सामान समेटने लगी। हालांकि वह बूढ़ी हो चुकी थी, पर मुझे अब भी उसको अपने बच्चे सा संभालना था। उसका मेरा रिश्ता मेरी समझ से परे था, पर कुछ तो ऐसा था जिसने मुझे उससे बांध दिया था। उसको ठीक से सुला मैं उसके पास ही बैठ गई। सोते हुए वह एक मासूम बच्ची ही लग रही थी। बिंदु के बलात्कार के दंश बिंदु से 1000 गुना ज़्यादा तो बाला ने सहे थे। उसके चेहरे को देख मैं सोचने लगी, वाकई ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक दिन आप अपने और किस्मत के बीच चल रही शतरंज में हार रहे हैं। यह एहसास होने के बावजूद बाज नहीं आते किस्मत की पूंछ पर पैर रखने से कि यही आपकी जिजीविसा है। चाहे फिर हो ही जाए ठग से शह और मात एक साथ। और एक दिन बाला के यह पूछने पर कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, मैं न चाहते हुए भी बोल उठी थी, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर मैं यह ख्वाब बार बार देखती हूँ। जैसे मेरी चिता जल रही है और मैं पास बैठी उसे देख रही हूँ। उसमें उठती आग की आखिरी चिंगारी के बुझने तक उसे लगातार देख रही हूँ। सब चिंगारियों के बुझ जाने के बाद देर तक, बहुत देर तक वहीं बैठी हूँ, राख के ठंडी हो जाने के बाद तक भी। और फिर उस राख को समेटकर अपनी फ्रॉक की नन्ही जेब में भरने की कोशिश कर रही हूँ। इस एक बात के बाद हम दोनों खूब रोए। जाने क्यों। मेरे ऐसा कहने से बालों को और गहरा विश्वास हो गया था कि मैं ही बिंदु हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ मैं बिंदु नहीं, मानसी हूँ। मेरे अवचेतन में ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरी पढ़ने के बाद से कौंधने लगी हैं, जिसने शायद मेरे जेहन में हकीकत और अफसाने के बीच का फासला धुंधला कर दिया है। पर अब मैंने बाला को यह कहना बंद कर दिया था कि मैं बिंदु नहीं, मानसी हूँ। जाने क्यों।